Hello everyone, welcome again and this is the fourth video of supramolecular chemistry series and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनाइन बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो दैट इज़ चैलेंजेस इन एनाइन रिसेप्टर केमिस्ट्री। कि जब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें हमारा जो गेस्ट है दैट इज़ एन एनाइन और हमें उस एनाइन को बाउंड करना है प्रॉपरली इनटू एन होस्ट। सो क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं। फर्स्ट चैलेंज इज़ कि आपका जो एनाइन होता है उसका साइज़ जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब अगर आपके एनाइन का साइज़ बड़ा है तो ऑब्वियसली जो होस्ट आपको रिक्वायर है उसकी कैविटी भी बड़ी होनी चाहिए। अब अगर आपकी कैविटी का साइज़ इतना है तो वो छोटा साइज़ है तो एनाइन को वो इसके अंदर बाउंड नहीं कर पाएगा। मीन्स आपका जो होस्ट है उसकी कैविटी का साइज़ होना चाहिए बड़ा। जब आपकी होस्ट की कैविटी का साइज़ बड़ा होगा तो जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स मिलके आपके होस्ट को बना रहे हैं उनमें जो इंटरेक्शन होगी वो वीक हो जाएगी बिकॉज दिस इंक्रीज डिस्टेंस। ठीक है, बिकॉज दिस इंक्रीज डिस्टेंस वो इंटरेक्शन कम हो जाएगी जिसकी वजह से आपका होस्ट वीक हो जाएगा। और अगर आपका होस्ट खुद ही वीक होगा तो हाउ यू कैन से कि वो स्ट्रांगली आपके एनाइन को उसके अंदर फिट रख सकता है। तो फर्स्ट चैलेंज यहाँ पे हो गया ये। सेकेंड चैलेंज इज़ दैट जो आपके एनाइंस होते हैं वो डिफरेंट शेप एंड ज्योमेट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि स्फेरिकल, लीनियर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। सो इन इतनी डिफरेंट शेप के लिए, इतनी डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए, इतने बड़े साइज रेंज के अंदर होस्ट का जो डेवलपमेंट है, होस्ट को फाइंड आउट करना, होस्ट को सिंथेसाइज करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। उसके बाद जो थर्ड चैलेंज है वो है कि आपके जो एनाइंस होते हैं वो बहुत इजीली सॉल्वेट हो जाते हैं। अगर आप उन्हें किसी सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो वो बहुत इजीली सॉल्वेट हो जाते हैं। तो अगर आप किसी एनाइन को किसी होस्ट के अंदर बाउंड कर रहे हो तो आपको वो बहुत इफ़ेक्टिवली बाउंड करना होगा, क्योंकि अगर आपने इफ़ेक्टिवली बाउंड नहीं किया तो हो सकता है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन वो वहाँ पे आपका डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, सो इन कंपैरिजन टू कटाइंस ऑफ सिमिलर साइज अनाइन हैव हाई एनर्जीज ऑफ सॉल्वेशन एंड हिंस अनाइन होस्ट, जो अनाइन के लिए होस्ट आपने बनाए हैं, मस्ट compete मोर इफेक्टिवली विद द सराउंडिंग मीडियम। द फोर्थ रीज़न इज़ कि आपके जो एनाइंस होते हैं वो बहुत ही नैरो पीएच विंडो पे, बहुत ही नैरो पीएच रेंज में एग्जिस्ट करते हैं एंड दैट कैन कोज एन प्रॉब्लम। देखो ये कैसे प्रॉब्लम कोज कर सकता है। आपका एनाइन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, आपके एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो आपका होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो, आपका होस्ट जो आपके गेस्ट है मतलब जो आपका एनाइन है उसको स्ट्रॉन्गली अपने अंदर फिट रखे, तो वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी तभी होगा। अब स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन कब होगी? जब आपके होस्ट पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन होगी और वो स्टेबल होगा। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका न्यूट्रल होस्ट है तो उसको प्रोटोनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हो सकता है जिस पीएच पे आपका एनाइन एग्जिस्ट करता है उस पीएच पे आपका होस्ट प्रोटोनेट ना हो, या फिर जिस पीएच पे आपका होस्ट प्रोटोनेट हो रहा है उस पीएच पे आपका एनाइन एग्जिस्ट ना करे। तो जो ये पीएच डिसमैच का रीज़न हो सकता है, ये भी एक चैलेंज है यहाँ पे in the anion binding process. So you can read this line: many anions exist only in relatively narrow pH window, which can cause problems, especially in the case of receptors based upon polyammonium salts, where the host may not be fully protonated in the pH region in which the anion is present in the desired form। मतलब यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिस pH पे आपका anion एग्जिस्ट कर रहे हैं हो सकता है उस pH रीजन में आपका जो होस्ट है वो प्रोटोनेट ना हो। और फिफ्थ रीज़न है जो आपके एनाइंस होते हैं वो स्ट्रॉन्गली कोऑर्डिनेट नहीं करते, वीकली इंटरेक्ट करते हैं तो इतने स्टेबल नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ अनाइंस, कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने चैलेंजेस हमने अभी देखे, इतने चैलेंजेस हम फेस करते हैं, फिर भी हम वर्क कर रहे हैं, फिर भी हम रिसर्च कर रहे हैं टू फाइंड एनी हाउ वी कैन फाइंड होस्ट फॉर द अनाइंस। सो ऐसा इसलिए बिकॉज अनाइंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि सोडियम कैटाइन है, पोटेशियम आयन है, ये हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस रखते हैं, सेल मेम्ब्रेन के में ये ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं, और दूसरे कैटाइन्स भी होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन द सेम वे अनाइंस भी आपके लाइफ के लिए बायोलॉजिकली नेचुरली काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और उनका ट्रांसफ़र भी इक्वली मैटर करता है। ठीक है, तो अभी हम जो इंपॉर्टेंट अनाइंस हैं उनके बारे में देख रहे हैं। सो क्लोराइड इज़ एन मेजर कंपोनेंट ऑफ द ओशियन and it is the dominant anion in biological extracellular fluid. It is a major extracellular anion and it is responsible for the maintenance of ionic strength. Mean chloride जो आपका आयन है that is an anion,
वो ओशन का एक मेजर कंपोनेंट है एंड बायोलॉजिकली भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। सल्फेट, एसीटेट एनाइंस, कार्बोक्सिलेट्स, फॉस्फेट, ये सभी आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके टीथ में काफ़ी सारा पोर्शन फॉस्फेट से बना हुआ होता है। सो एनाइंस भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, एक परक्लोरेट एनायन है जो कि आप एक्सटेंसिवली यूज़ करते हो एज एन एक्सप्लोजिव एंड रॉकेट प्रोपेलेंट। तो सिर्फ बायोलॉजिकली नहीं, इंडस्ट्री वाइज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो जो मोस्टली आपके एंजाइम्स होते हैं that are anions. ठीक है, so anions are crucial in biological systems. Perhaps this is why imbalances in their concentration have such serious effects. कह रहे हैं कि anions इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उनकी कंसनट्रेशन में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होता है आपकी बॉडी में तो वो आपकी बॉडी हेल्थ पे सीरियस इफेक्ट कोज कर सकता है। और जितने भी मोस्टली एंजाइम सबस्ट्रेट्स होते हैं या फिर कोफैक्टर्स होते हैं जो कि रिएक्शन को कैरी आउट कराते हैं, वो मोस्टली 70 to 75% एनायंस ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब एनायन बाइंडिंग प्रोटीन्स की, क्योंकि अभी एनायन इतने इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो नेचुरली भी तो कोई ना कोई प्रोटीन, नेचुरली भी कोई ना कोई कंपाउंड उनको बाउंड करके ट्रांसफ़र कर रहा होगा। तो अभी हम उन्हीं प्रोटीन्स की बात करेंगे। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल पेरिप्लाज्मिक एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। द फर्स्ट वन इज़ फॉस्फेट बाइंडिंग प्रोटीन एंड द सेकेंड वन इज़ सल्फेट बाइंडिंग प्रोटीन। सो एक प्रोटीन आपके फॉस्फेट एनायन को बाउंड करता है, एक आपके सल्फेट एनायन को बाउंड करता है। तो जो फंक्शन इन प्रोटीन्स का वो ये है कि ये एनायन के साथ टाइटली बाउंड करते हैं वंस इट क्रॉस द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन। सो एक बार आपके एनायन ने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, उसके बाद ये प्रोटीन उसके साथ बाउंड करते हैं और उनका ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर इन दो प्रोटीन्स का वो नियरली इक्वल ही है, सिमिलर है एक दूसरे के साथ। ठीक है, in each case the anions are bound within a cleft some 8 angstrom deep formed by the intersection of 2 protein globular domains। अब देखो, जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये आपका एक प्रोटीन का इस तरीके से आपका प्रोटीन है। ठीक है, दूसरा सपोज करो इस तरीके से है। तो ये प्रोटीन आपस में मिलजुल के इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और जो ये स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इसके 8 एंजिस्ट्रोम डीप कहीं आपका एनायन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो मतलब बहुत ही इफेक्टिवली बाइंडिंग होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज प्रोटीन्स। देखो काफ़ी सिमिलर इनका स्ट्रक्चर होता है, बट ऑब्वियसली देयर इज समथिंग डिफरेंस बिटवीन दीज प्रोटीन्स जिसकी वजह से ये डिफरेंटली एक्ट करते हैं। एक फॉस्फेट के साथ बाइंड करता है एंड एक सल्फेट के साथ बाइंड करता है। तो जो क्रूशियल डिफरेंस है इन दोनों के स्ट्रक्चर के बीच में वो है इन द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो द क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रक्चर विच गिव राइज टू देयर ऑलमोस्ट कंप्लीट सेलेक्टिविटी फॉर द रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट, कि एक आपका फॉस्फेट के साथ बाइंड करता है, एक आपका सल्फेट के साथ बाइंड करता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो है इनकी अरेंजमेंट के अंदर, और किसकी अरेंजमेंट के अंदर? ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेजिड्यूज एट द प्रोटीन बाइंडिंग साइट। ठीक है, उसके बाद जो सल्फोनिल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस होती है आर क्लस्टर्ड मच मोर डेंसली इफ़ वी कंपेयर इट विद फॉस्फोरिल एनालोगस। तो मतलब जो सल्फेट बाइंडिंग प्रोटीन है वो ज़्यादा डेंसली क्लस्टर्ड होता है, फॉस्फोरिल थोड़ा उसके कंपैरिजन में लूजली होता है। जो सल्फोनिल वाला जो आपका प्रोटीन है उसकी इक्लिप्स ज्योमेट्री होती है, वेयर एज जो आपका फॉस्फोरिल होता है उसकी गोच इंट्रैक्शन को प्रिफर करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके इन दोनों प्रोटीन्स के अंदर। अब हम वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फॉस्फेट बाइंडिंग प्रोटीन को एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस सल्फेट बाइंडिंग प्रोटीन। सो जो प्रोटीन है दैट रिस्पॉन्ड टू द फैक्ट दैट बोथ monohydrogen phosphate and dihydrogen phosphate are capable of acting as hydrogen donors as well as acceptors। मीन्स जो आपके दो अनायंस हैं वो डोनर की तरह भी एक्ट करते हैं और एक्सेप्टर की तरह भी एक्ट करते हैं। जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं इस प्रोटीन की, सो वी विल सी कि जो आपका फॉस्फेट एनायन है वो टोटल 12 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन से प्रोटीन के साथ बंधा हुआ होता है, बाइंड होता है। मतलब आपका प्रोटीन जो है वो 12 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं आपके एनायन के साथ। ठीक है, जो 7 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है वो NH ग्रुप के साथ होती है। ठीक है, 4 आपकी OH ग्रुप के साथ होती है और एक आपकी OH ऑक्सीजन के साथ होती है जो कि कार्बोक्सिलेट एनायन का होता है। मतलब जो 7 आपकी
हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो NH के साथ है। वो NH कहाँ से आया आपका? फ्रॉम द प्रोटीन मेन चेन या फिर अर्जिनिन साइड चेन रेजिड्यू भी आप उसको बोल सकते हैं। 4 जो होती हैं वो OH के साथ होती हैं, 2 OH आपके सीरीन अमीनो एसिड के होते हैं, 2 आपके थ्रियोनिन के होते हैं, और एक आपका जो ऑक्सीजन एटम से होती है, एक जो आपके ऑक्सीजन एटम से होती है वो आपका ऑक्सीजन एटम होता है कार्बोक्सिलेट एनायन का। ठीक है। It is the hydrogen bonding accepting group that induces selectivity. This group is absent in sulfur binding protein. राइट। तो आपको बात में समझ में आ गई कि टोटल 12 हाइड्रोजन इंट्रैक्शन होती है प्रोटीन एंड आपके फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। 7 जो होती है वो नाइट्रोजन के साथ होती है। वो नाइट्रोजन कौन से? अर्जिनिन साइड चेन रेजिड्यूज के हैं। 4 आपकी ऑक्सीजन के साथ होती है। वो ऑक्सीजन कौन से? 2 सीरीन के हैं, 2 थ्रियोनाइन के हैं, और एक आपकी ऑक्सीजन के साथ होती है जो ऑक्सीजन किसका है? कार्बोक्सिलेट एनायन का है। ये सीरीन, थ्रियोनाइन, अर्जिन वगैरह सब आपके अमीनो एसिड्स हैं। और ये बात आपको ईजिली पता है, बिल्कुल ही पता होगी कि जो अमीनो एसिड्स ही मिलकर आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सल्फेट बाइंडिंग प्रोटीन्स की। जो सल्फेट बाइंडिंग प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो जो ये सल्फेट बाइंडिंग प्रोटीन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो सल्फेट को बाइंड करते हैं यूजिंग 7 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। पिछले वाले में 12 थे, यहाँ पे 7 है। ठीक है। आपका NH होता है, OH होता है, NH मतलब टोटल जो मतलब ऑब्वियसली अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कर रहे हैं तो NH, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो ये देखो, तो जो आपके 7 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन वाला होता है वो सीरीन का होता है, एक NH ग्रुप ट्रिप्टोफन का होता है। ठीक है। और यहाँ पे सारे के सारे एज ए डोनर ही एक्ट करते हैं। पिछले में हमने देखा था कि डोनर एंड एक्सेप्टर दोनों का रोल प्ले हो रहा था, बट यहाँ पे सिर्फ डोनर्स ही होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम OH की जगह SH को रिप्लेस कर दें, OH की जगह SH को रिप्लेस कर दें, इसका मतलब क्या है? अगर हम सीरीन की जगह सिस्टीन को लगा दें तो सीरीन में OH ग्रुप होता है, सिस्टीन में SH होता है। ठीक है। तो कह रहा है अगर हम SH को लगा दें तो ऑब्वियसली SH जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी होगी वो भी कम होगी, जिसकी वजह से प्रोटीन को वो इफेक्टिवली जो बाइंडिंग है वो वहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है जब हम सिस्टीन के साथ रिप्लेस करते हैं तो जो रिडक्शन होता है एफिनिटी में वो कितना होता है? बाय अ फैक्टर ऑफ अबाउट 3200। ओके। और अगर हम दूसरी रिप्लेसमेंट्स भी करते हैं अपने इस प्रोटीन के अंदर, हम कुछ चेंजेस करते हैं और उन चेंजेस की वजह से क्या होता है कि जो आपके 7 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उसमें से एक लॉस हो जाए तो भी बॉन्ड जो एफिनिटी है प्रोटीन की अनायन को बाउंड करने की वो कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अर्जिनिन एज एन अनायन बाइंडिंग साइट। अभी हमने 2 डिफरेंट प्रोटीन्स पढ़े थे, अब हम देखते हैं कि अर्जिनिन कितना इफेक्टिवली आपके किसी अनायन को बाउंड कर सकते हैं। ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन अनायन बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इज द अर्जिनिन रेजिड्यू विच कंटेन्स अ ग्वानिडिन ग्रुप। कह रहा है जब भी हम बात करते हैं अनायन बाइंडिंग साइट्स की तो अर्जिनिन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि ये आपका अर्जिनिन है, ये आपका अमीनो एसिड है अर्जिनिन, विच कंटेन्स अ ग्वानिडाइन ग्रुप। ये आपका ग्वानिडाइन ग्रुप है। ठीक है। ग्वानिडाइन ग्रुप जब प्रोटोनेट होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्वानिडियम। ठीक है। और इसकी अच्छी बात ये है कि एक वाइड pH रेंज के ऊपर ये प्रोटोनेट हो सकता है। अब अगर एक वाइड pH रेंज के ऊपर ये प्रोटोनेट हो सकता है तो जो pH इश्यू था, जो मैंने चैलेंजेस में आपको पढ़ाया था कि pH मिसमैच हो सकता है अगर किसी पर्टिकुलर pH पे आपका अनायन एग्जिस्ट कर रहा हो, उसमें आपका होस्ट प्रोटोनेट ना हो, तो वो चैलेंज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वो एक प्लस पॉइंट है, इसलिए अर्जिनिन एक अच्छा अनायन बाइंडिंग साइट है। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इम्पोर्टेंट अर्जिनाइन कंटेनिंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उसमें आपका एग्जांपल है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम का, जो कैटालाइज करता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एंड तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का, जो कि आपका अर्जिनिन कंटेनिंग बायोलॉजिकल सिस्टम में है। ठीक है। मतलब अगर आप बायोलॉजिकल आपसे पूछे कोई, आप ऐसा एग्जांपल बता सकते हो किसी एंजाइम का जहाँ पे अर्जिनिन ग्रुप इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पे आप सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का एग्जांपल दे सकते हैं। और ये एंजाइम हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके।
जो नेक्स्ट टॉपिक हमें अब डिस्कस करना है विथ दैट इज़ फैक्टर्स वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल डिज़ाइनिंग एनाइन होस्ट, कि जब हम एनाइन होस्ट को डिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। सो सबसे द मोस्ट ऑब्वियस वे इन विच टू एड्रेस द बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एनाइन इज टू कंबाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज होस्ट विद एनाइन्स ल्यूइस बेसिक कैरेक्टर। सो फर्स्ट थिंग जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए कि अनायन के साथ अगर कोई होस्ट प्रॉपरली इंटरेक्ट करेगा इट मीन्स उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो एक इस तरीके से हमें होस्ट जनरेट करने हैं, होस्ट प्रोड्यूस करने हैं कि उस पर ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करें ताकि इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि जो हमारा होस्ट है वो एक काफ़ी वाइड रेंज में प्रोटोनेट हो सके, ठीक है, जिससे कि जो पीएच वाला इश्यू है वो अभी सोल्व हो जाए। थर्ड थिंग इज़ दैट कि उसकी जो कैविटी होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो इतनी बड़ी हो कि एक एनायन को फिट कर ले। और इस चक्कर में बिकॉज कैविटी बड़ी होगी तो ऑब्वियसली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके जुड़ेंगे तभी बड़ी होगी, ठीक है। तो इतना नहीं होना चाहिए कि इन जो मॉलिक्यूल्स आके जुड़ रहे हैं यही आपस में रिपेल करने लग जाएं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। So basically we are working towards designing an anionic host. So obviously जब भी आप कुछ नई चीज़ें इन्वेंट करते हो तो आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनसे इंस्पिरेशन लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक इलेक्ट्रिक कार बनानी है तो आप जो ऑलरेडी कार्स हैं, जो ऑलरेडी व्हीकल्स हैं, आप उनसे मोटिवेशन लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे। सिमिलर वे में जब बात होने लगी कि हमें अनायन के लिए होस्ट डिज़ाइन करना है, सो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास कुछ होस्ट थे हमने उनसे इंस्पिरेशन ली। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, दिस इज़ द एज अ यू कैन से एज अ एनालॉगस ऑफ क्राउन ईथर। सो द डिज़ाइनिंग ऑफ एनायन बाइंडिंग होस्ट इज़ ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड बाय द मैक्रो ट्राईसाइक्लिक क्रिप्टेंट। तो यहाँ पे आपको 3 रिंग दिख रही होंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड देखिए ऐसे करके थर्ड वाली, ठीक है, क्रिप्टेंट विच मे बी रिगार्डेड एज अराइजिंग फ्रॉम, जो किसकी वजह से मतलब कहाँ से अराइज हुआ ये, बाय 4 फ्यूज्ड ट्राइएजा 18 क्राउन 6 रिंग्स। तो जब 4 ट्राइएजा 18 क्राउन 6 रिंग्स फ्यूज होती हैं सो इट गिव राइज टू दिस काइंड ऑफ मैक्रो ट्राइसाइक्लिक क्रिप्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो इस तरीके के ट्राइसाइक्लिक क्रिप्टेंट है, इन्होंने जो हमें व्यू पॉइंट दिया वो ये दिया कि एक होस्ट एक कैटायन को भी बाइंड कर सकता है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी बाइंड कर सकता है एंड एक एनायन को भी बाइंड कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस पे उसकी जो ओवरऑल न्यूट्रलिटी है उस पर्टिकुलर होस्ट की वो क्या है। देखो जब आपका जो ये होस्ट है ये न्यूट्रल स्टेट में है, मतलब तब यहाँ ये एक कैटायन को बाइंड कर रहा है। कैटायन को कैसे बाइंड कर रहा है ये, बिकॉज इसमें डोनेटिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। नाइट्रोजन है तो वो एज अ लुईस बेस, यहाँ पे लुईस बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। जब हम इसको डाई प्रोटोनेट करते हैं तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकते हैं, और जब हम इसको टेट्रा प्रोटोनेट करते हैं सो इट कैन बाइंड एन एनायन। सो the presence of 4 nitrogen bridgeheads in this molecule make it a highly versatile example of a tetrahedral receptor, in addition to its Lewis basic properties which enable it to bind strongly to cations, ठीक है। ये कैटायंस का स्ट्रॉन्गली बाइंड करता है बिकॉज इसके पास ल्यूइस बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है। अपने टेट्रा प्रोटोनेट फॉर्म में क्लोरीन के साथ बाइंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करके, और डाई प्रोटोनेट में न्यूट्रल के साथ बाइंड करते हैं, रीज़न सेम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। सो बेसिकली इस एग्जांपल से हमको एक चीज़ समझ में आई, इस होस्ट से हमको एक चीज़ समझ में आई कि एक पर्टिकुलर होस्ट कैन एक्ट एज एन होस्ट फॉर कैटायन, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड फॉर एनायन एज वेल। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में ये आई, और दूसरी ये आई कि अगर हमें एनायन को बाइंड करना है तो अगर हम प्रोटोनेट कर देते हैं किसी न्यूट्रल होस्ट को तो उससे हम एनायन बाइंडिंग के लिए काफ़ी सारे होस्ट डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए बाद में आप देखोगे कि जो ये प्रोटोनेशन है ये एक की कंसेप्ट बन जाता है। अगर आपको एनायन बाइंडिंग करनी है तो आपको उस होस्ट को प्रोटोनेट करना होगा, ठीक है। सेकेंड जो इंस्पिरेशन मिली वो हमें मिली यहाँ से, जिसके बाद हम साइज़ ऑफ कैविटी को डिस्कस करेंगे। देखो अब यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल गिवन है, एक है सपोज दिस इज़ एक्स मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ वाई मॉलिक्यूल। सो आपको एक चीज़ दिख रही है, अगर थोड़ा सा भी आप बिल्कुल क्लियरली विजिबल करें तो जो कैविटी है ऑफ दिस वन इज़ इनलार्ज्ड, समवट इनलार्ज्ड
कंपेयरिंग टू दिस, ठीक है। तो इसकी कैविटी थोड़ी छोटी है और इसकी कैविटी थोड़ी बड़ी है। तो कह रहा है कि ठीक है, हमने प्रोटोनेशन तो कर दिया, प्रोटोनेशन करके हमने जो उसकी न्यूट्रलिटी है होस्ट की वो थोड़ी पॉजिटिव चार्ज वाली कर दी, मतलब पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल हमने डेवलप कर दिया ताकि वो एक एनायन के साथ बाइंड कर सके। लेकिन अगर आपका जो एनायन है वो इतना बड़ा है कि उस कैविटी में ही ना पाए, तो फिर उस पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो हमने क्या किया, हमने कुछ मिथाइल ग्रुप भी मिथाइल ग्रुप क्या बोले इन्फ्यूज़ किए, ठीक है। फिर मिथाइल ग्रुप आप बोल सकते हो कि इम्बेड किए इन द होस्ट, ताकि उसके जो कैविटी का साइज़ है वो बड़ा हो जाए, ठीक है। सो देखो, द ग्रेटर एफिनिटी ऑफ X फॉर क्लोराइड इज़ ड्यू टू मच मोर pre-organized nature, its great positive charge and the greater number of binding sites. The lower affinity is because of the cavity dimension. So देखो, ये आपके पास X एक होस्ट गिवन है, तो जो ये X होस्ट है ये बहुत इजीली क्लोराइड आयन को बाइंड करता है, काफ़ी सेलेक्टिव है और बहुत अच्छी तरीके से बाइंडिंग करता है, काफ़ी इफेक्टिव बाइंडिंग होती है, काफ़ी एफिनिटी होती है इसकी एनायन क्लोराइड के लिए। लेकिन अगर हम ब्रोमाइड की बात करें तो जो आपका ये X है ये ब्रोमाइड को इतना इफेक्टिवली बाइंड नहीं करता, रीज़न बीइंग कैविटी डायमेंशन, कैविटी छोटी होती है, ठीक है। तो जब हम मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपका होस्ट है वो एक आउटवर्ड कन्फर्मेशन अडोप्ट करता है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो आपके साइज़ है कैविटी का वो थोड़ा लार्जर हो जाता है, दिस मेक्स द कैविटी मच लार्जर, ठीक है। जिसकी वजह से आपका बाइंडिंग कॉन्स्टेंट जो होता है ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के लिए उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो बेसिक हम जो ये करते हैं एडिशन करते हैं मिथाइल ग्रुप का, ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो आपके बड़े बड़े होस्ट हैं लाइक, तो कि जो बड़े बड़े गैस हैं लाइक ब्रोमाइड एंड आयोडाइड वगैरह वो भी आपकी कैविटी के अंदर फिट हो सके। तो सेकंड ये हो गया। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं शेप सेलेक्टिविटी। कह रहे हैं कि साइज़ का कैविटी का हमने पढ़ लिया, पॉजिटिव चार्ज प्रोटोनेशन का हमने पढ़ लिया, तो लेकिन जो कैविटी होती है वो भी सेलेक्टिव होती है। ये चीज़ आपको जब एक टर्म पढ़ाई थी मैंने सेकंड वीडियो में, कॉम्प्लीमेंट्रिटी, ठीक है। अगर आपका अनायन मतलब आपका अगर गेस्ट आपके होस्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, वो इलेक्ट्रॉनिकली भी होगा, ठीक है, उसकी शेप एंड साइज़ पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आपका कोई गेस्ट ऐसा है जो पर्टिकुलर होस्ट की कैविटी के साइज़ में एकदम परफेक्टली फिट होता है, तो वो ऑब्वियसली एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि जो बिस ट्रेन है उसके वो बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। किसके साथ बहुत स्टेबल फॉर्म करता है, विद द एजाइड एनाइन, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर सरप्राइजिंगली द ऑर्डर ऑफ हैलाइड बाइंडिंग कॉन्स्टेंट फॉलोज देयर हाइड्रेशन एनर्जीज विद मोस्ट हाईली सॉल्वेटेड आल्सो बाउंड मोर स्ट्रॉन्गली, मतलब जिसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गली बाउंड करता है। दूसरा, द लार्जर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयन्स आर सिचुएटेड मच मोर सिमेट्रिकली इन द कैविटी इंटरेक्टिंग विद 6 NH ग्रुप्स। द बेस्ट fit to the cylindrical cavity in terms of shape and topological match is the cylindrical azide anion, ठीक है। तो कह रहा है जो ये बिस ट्रेन होता है इसकी जो कैविटी होती है उसका साइज सिलेंड्रिकल होता है, थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सिलेंड्रिकल टाइप है। तो जो एजाइड आयन होता है उसकी शेप भी ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल होती है और इसलिए सिलेंड्रिकल एजाइड आयन बिल्कुल फिट बैठ जाता है इस सिलेंड्रिकल कैविटी में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि अगर आप शेप सेलेक्टिव, आप साइज सेलेक्टिव तो बना ही रहे हो, ठीक है, अगर आप शेप सेलेक्टिव होस्ट भी बनाते हो तो परफेक्ट रहेगा। और ये चीज़ हमें कहाँ से समझ में आई, बिस ट्रेन वाले एग्जाम्पल से। तो जो मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ ना, बेसिकली ये मैं आपको बता रही हूँ कि हम होस्ट डेवलप करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए और ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चली, इन एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल से। जैसे इस एग्जाम्पल से हमें पता चला साइज़ ऑफ कैविटी के बारे में, बिस ट्रेन के एग्जाम्पल से हमें शेप के बारे में पता चला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ पीके विथ स्पेशर लेंथ। अब देखो के क्या होता है, के डिफाइन योर एसिडिक कांस्टेंट, कि जितना ज़्यादा आपका एसिडिक एक पर्टिकुलर कंपाउंड होगा उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक कांस्टेंट होगा। अब कोई भी स्पीशी का के वैल्यू कब ज़्यादा होगी, मतलब वो कब ज़्यादा एसिडिक होगा, जब वो जितना इजीली किसको लॉस करेगा, H+ आयन को लॉस करेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा COH है, ठीक है, इसने H+ आयन लूज़ किया तो ये CO नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो रहा है, एक अनायन में कन्वर्ट हो रहा है ये। लेकिन हमें अनायन में कन्वर्ट नहीं करना है, हम अनायन के लिए होस्ट बना रहे हैं, मतलब हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए, हमें नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए।
तो मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें प्रोटोनेशन करना है, डीप्रोटोनेशन नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जब H+ लूज़ हो रहा है तो वो डीप्रोटोनेशन हो रहा है, ठीक है। अब कोई भी स्पीशी सबसे ज़्यादा एसिडिक कब होगी, जब या तो उसके Ka की वैल्यू ज़्यादा हो या उसके pKa की वैल्यू कम हो, क्योंकि Ka एंड pK वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रोटोनेशन करना है, डीप्रोटोनेशन नहीं करना। प्रोटोनेशन करना है मतलब कि Ka की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और pK की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो pK की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, ये बात हमें समझनी है। जैसे हम स्पेसर लेंथ इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो आपकी pK की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। तो ये बात समझनी है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल डिज़ाइनिंग द होस्ट फॉर एनायन दैट द वैल्यू ऑफ pK मस्ट बी लार्जर, बिकॉज अगर आपकी pK की वैल्यू लार्ज होती है तो दिस सजेस्ट दैट कि आपका जो कंपाउंड है वो जल्दी प्रोटोनेट हो जाएगा, जल्दी उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के चांसेस हैं, और इसकी वजह से वो एक अच्छा एनायन होस्ट की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्वानिडियम बेस्ड रिसेप्टर्स। सो एनायन बाइंडिंग की जब हम बात करते हैं, सो ग्वानिडियम बेस्ड रिसेप्टर्स के फिर ग्वानिडियम बेस्ड होस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखो, जो एनायन बाइंडिंग की जो केमिस्ट्री है या फिर जो टॉपिक है, इसमें ग्वानिडियम आयन काफ़ी पॉपुलर है। द रीज़न बीइंग ग्वानिडियम आयन एक वाइड रेंज पे प्रोटोनेट हो सकते हैं, ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। और इन द सॉलिड स्टेट मिथाइल ग्वानिडियम फॉर्म 1:1 कॉम्प्लेक्स विद डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इंडिकेट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ग्वानिडियम बेस्ड होस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनायन बाइंडिंग फील्ड, बिकॉज एक तो वो बहुत इजीली प्रोटोनेट होते हैं, हर pH रेंज भी ऑलमोस्ट वो प्रोटोनेट हो जाते हैं। सेकेंडली वो काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं काफ़ी सारे एनायंस के साथ। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम ग्वानिडियम बेस्ड रिसेप्टर्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रल होस्ट की। सो हेयर इज सेइंग कि जब भी एनायन बाइंडिंग की हम बात करते हैं तो हम मोस्टली एक वर्ड बार बार रिपीट करें, प्रोटोनेट, प्रोटोनेट एंड प्रोटोनेट। सो क्या आपके न्यूट्रल होस्ट एनायन को बाइंड नहीं कर सकते? तो जितने भी हमने होस्ट अब तक पढ़े हैं उनमें कुछ ना कुछ एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज था, जिस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो एनायन को अपने साथ बाइंड कर रहा था ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, हमको क्या करना है, बेसिकली एनायन को बाइंड ही तो करना है, तो उसके लिए अगर हम प्रोटोनेट कर रहे हैं तो ठीक है, हमें प्रोटोनेट होस्ट से काम चल रहा है तो ठीक है, हम न्यूट्रल होस्ट क्यों डेवलप करना चाहते हैं? बिकॉज कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सपोज़ ये आपका होस्ट है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे आपके क्लोराइड है, और सपोज़ क्लोराइड है एंड सल्फाइड आप सपोज़ कर लीजिए, जिनके जो साइज़ हैं वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं, ये बात समझ लीजिए आप, ठीक है। तो बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये होस्ट इन दोनों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इट मीन्स सेलेक्टिविटी कम हो जाती है। फर्स्ट रीज़न इज़ दिस कि ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं होते। दूसरा रीज़न ये है कि सब जो आपका ये होस्ट होता है इसमें ओवरऑल चार्ज तो जो होता है ना, ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। हो सकता है आपका ये पर्टिकुलर होस्ट है, ये कार्बोक्सिलेट एंड अमीनो ग्रुप से मिलकर बना है, ठीक है, प्रोटीन्स हैं और कार्बोक्सिलेट और अमीनो ग्रुप्स दोनों ही होंगे उसमें। तो अब आपके जो मॉलिक्यूल है, आपका जो होस्ट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है ओवरऑल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, जो कार्बोक्सिलेट आयन का एनायन है इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो हमें चाहिए कि हम चाहते हैं ये होस्ट इसके अंदर आके फिट हो, उसको भी अट्रैक्ट करता है। तो एक तरीके से कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वो एक दूसरा रीज़न है कि एक तो सेलेक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और एक दूसरा कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग बाय चार्ज होस्ट, देयर आर 2 पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस टू द यूज ऑफ कैटायन एज एन एनायन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स। 2 बेसिकली डिसएडवांटेज है। फर्स्ट इज द नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स दैट ऑल एनायंस आर बाउंड विद सम डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ विच कैन रिड्यूस एनायन सेलेक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। Second reason is, as well as being non-selective, each cationic host must have a counter anion incorporated at the times of synthesis in order to fulfill the requirement of overall electroneutrality.
मतलब आपका जो होस्ट होता है उसके स्ट्रक्चर में भी कोई ना कोई एनायन जरूर इनकॉर्पोरेट होगा, और वो जो काउंटर एनायन है वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है विद द बाइंडिंग ऑफ टारगेट एनायन। ठीक है, तो जो टारगेट एनायन हमें बाउंड करना है उसके साथ इंटरफेयर करता है। तो ये बेसिकली दो रीजंस हो गए आपके, एक तो नॉन डायरेक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग एंड इंटर एनायन कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ये हो गया, और सेलेक्टिविटी भी नहीं होती इतनी ज़्यादा। सो as a result of both the non-directional electrostatic binding and inter-anion competition, it is more difficult to incorporate selectivity into charged host। तो ये बेसिकली दो रीज़न थे। ओके, सो अगर अब अभी तक हमने जितने भी होस्ट पढ़े उनके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा था। लेकिन अभी हम न्यूट्रल होस्ट की बात करें तो न्यूट्रल होस्ट में सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, ज्वीटर आयन। ऑब्वियसली एक ज्वीटर आयन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही होते हैं, बट इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वो आपका जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ बायोलॉजिकल एनायन बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर ज्वीटर आयंस। तो आपकी बॉडी में जितने भी मेजरली एनायन बाइंडिंग होस्ट प्रेजेंट है वो ज्वीटर आयंस हैं। ठीक है, जिनके जो सेंट्रल एरिया होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और बाहर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जिससे कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी आपके मॉलिक्यूल को मिल जाती है। यू कैन रीड फ्रॉम हेयर, ज्वीटर आयन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। द मेजॉरिटी ऑफ बायोलॉजिकल anion बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर ज्वीटर आयंस having positively charged regions in which the anion binding occurs, coupled to negatively charged carboxylate which impart overall electrical neutrality। तो बेसिकली जो कैविटी होती है उसके आसपास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है ताकि आपका एनायन यहाँ पे इंट्रैक्ट कर सके, और बाहर की साइड नेगेटिव चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड, अगर हम एंटी क्राउन ईथर की बात करें तो एंटी क्राउन ईथर इज़ यू कैन से जस्ट अपोजिट ऑफ क्राउन ईथर। क्राउन ईथर में आपका बेसिकली क्या होता था, ऑक्सीजन साइट्स प्रेजेंट होती थी जो डोनेट करती थी। ठीक है, कैटायंस को इलेक्ट्रॉन्स और इंटैक्ट करती थी। एंटी क्राउन मतलब आपका एनायन सेंटर में प्रेजेंट होगा और वो डोनेट करेगा। ठीक है, जब क्राउन ईथर था दैट इज एक्टिंग एज एन ल्यूइस बेस, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था टू द कैटायन ताकि इंटरेक्शन हो और कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो। यहाँ पे जो आपका एंटी क्राउन है दैट विल एक्ट एज एन ल्यूइस एसिड। एंटी क्राउन ईथर इज एन क्राउन ईथर एनालोगस मेड अप फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रेजिड्यूज। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रेजिड्यू से बना होता है जो कि बिल्कुल अपोजिट है क्राउन ईथर का। क्राउन ईथर एज एन ल्यूइस बेस एक्ट करता है, एंटी क्राउन ईथर एक्ट एज एन ल्यूइस एसिड। ये था पूरा एनायन बाइंडिंग के बारे में सब कुछ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे।